और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, जो ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, है ना। अगर हम जब मैं 23 में दिया था तो उसमें यही बात लिखा था, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ये पिछले साल की। जेएनयू जो कहता है, जेएनयू का कहानी है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ के आए हैं, डांस करके आओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एनटीए एग्जाम लिया है, पॉलिटिकल साइंस से तुम्हारा स्कोर कार्ड में जो नंबर दिखा, हमारे साइट ने तुम्हें मेल किया है, अब तुम आओ एडमिशन लो, पहले क्या किए हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपके इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है आफ्टर सीयूटी पीजी एग्जाम व्हाट टू डू। एग्जाम देने के बाद आगे आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा, कुछ कंफ्यूजन अभी भी हो सकता है कि हो आपके पास, तभी तो आप सर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स नोट किए हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं अभी एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूं। सीयूटी पीजी 2023 का एग्जाम के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है। पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे हमसे, है ना, क्या रिक्वायर्ड था, इसके बारे में मैंने नोट किया है। थोड़ा देर समय दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपका एग्जाम आई होप अच्छा बीता होगा और जो भी मार्क्स होगा उस अकॉर्डिंग पे जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, अभी तो 4 तक ले आपका आंसर किया जाएगा, फिर आपको फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कितना मार्क्स आया है। ये रिजल्ट आएगा जब आपका सीयूटी पीजी एग्जाम, तो स्कोर कार्ड आपको वो देंगे खुद से। उसके बाद एनटीए का काम खत्म हो जाएगा। फिर इंडिया के जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी है जो सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसमें से जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके मार्क्स के आधार पे आपको उसमें काउंसलिंग में भाग लेना है, मतलब प्रोसेस में आपको करना है। तो आगे क्या करना है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो देखिए, अभी आपके एग्जाम बीत चुके हैं, उसके बाद अभी आपका रिजल्ट आने में कुछ समय है, कम से कम 1 महीने तो लगेगा ही। तो अभी आपको क्या करना है, फोकस ऑन डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करना है। चेक एलिजिबिलिटी थ्रू ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटीज, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना है। विजिट रेगुलरली ऑन साइट्स ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज, चेक रेगुलरली योर मेल, ये चीजें हैं और ये डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट्स आ रहा है, तब तक आपको ये डॉक्यूमेंट पे काम करते चलना है ना, और ये काम कर लेना है। तो देखिए, फोकस ऑन डॉक्यूमेंट्स, पहला है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ में दोनों मिलता है ना, कुछ में केवल मार्कशीट मिलता है। जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं बिहार बोर्ड से दिया था, तो उसमें मार्कशीट केवल मिला हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं लगा। तो अगर सर्टिफिकेट आपको बोर्ड इशू करते हैं तो सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी, ठीक है। अगर केवल मार्कशीट आता है तो आप केवल मार्कशीट लेके आएंगे। 12th में भी सेम है, ये 2 चीजें तो आपको चाहिए, मार्कशीट 10th का और 12th का, ये तो दोनों जरूरी है। उसके बाद क्या है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बैचलर डिग्री जब आप करेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो ये सर्टिफिकेट वो देते हैं, मतलब उस पर लिखा रहता है डिवीजन क्या है, इस तरीके से, तो एक सर्टिफिकेट वो देते हैं। और उसके बाद उसमें आपका सब्जेक्ट भी रहता है कि आप किस सब्जेक्ट से किए हैं, उसका एक मार्कशीट होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 या सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे करके सब आते हैं। एक फाइनल आता है तो उसको मार्क्स मेमो बोलते हैं। मार्कशीट आपका एक फाइनल जो 3rd ईयर में जो अंतिम या छठा सेमेस्टर के बाद जो आएगा जनरेट होके, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मार्कशीट आपको लगेगा। और आप डिग्री कंप्लीट किए हैं तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये तो आपका हो गया एकेडमिक, ये तो हर किसी के पास होता है। हो सकता है कि आपका अभी एग्जाम चल ही रहा हो या अभी एग्जाम नहीं हुआ हो या कुछ दिन बाद एग्जाम होगा, तो अभी आपका मार्कशीट नहीं जनरेट हुआ है, आपको मिलेगा, ये आगे आपको मिलेगा अगर अपीयरिंग में आप फिल किए हैं तो। उसके बाद क्या करना है, सीयूटी पीजी 2024 स्कोर कार्ड, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो यही स्कोर कार्ड एनटीए देगा और एनटीए दे देगा स्कोर कार्ड। उसके बाद आप एनटीए से फ्री हो गए और फिर आपको यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है ना, तो ये स्कोर कार्ड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब जिस यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग कराएंगे, है ना, काउंसलिंग कराएंगे, अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। काउंसलिंग का बेसिक सा मतलब है, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसमें जितना मार्क्स आएगा, मार्क्स के आधार पे आपको
कुछ यूनिवर्सिटीज में, 4-5 यूनिवर्सिटीज में या ज्यादा भी, एक तो मेरा दोस्त था उसने 15 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था, काउंसलिंग करा लिया था, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, 4-5 ठीक है। 4-5 में आप उस यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके वो लोग लाइव करेंगे अपना साइट, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना, मतलब पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन नहीं बोलता, हाँ रजिस्ट्रेशन तो कोई भी होता है, तो शुरू में रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसका नाम काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसी नंबर के आधार पर पूरे यूनिवर्सिटी अपना मैकेनिज्म करेगा, और जो भी मार्क्स रहेगा उस आधार पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट में आपका नाम होगा। सपोज बीएचयू ने मेरिट लिस्ट बनाया पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए हैं, तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो एडमिशन होगा, आपको बुलाया, मैसेज जाएगा कि हाँ मेल जाएगा। और अगर नहीं हुए आप मेरिट लिस्ट में नहीं है, आपका नंबर कम रह गया, तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाइएगा, फिर आप दूसरा किए रहेंगे तो वहां आप देखेंगे, है ना। तो ये मार्क्स बेसिस पे आपको करना है। बहुत जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें तो करना ही है, उससे कम मार्क्स पे जहां कट ऑफ लग रहा है वहां करना है, जो लोएस्ट में है वहां ज्यादा डर है, तो लोएस्ट यूनिवर्सिटी, लोएस्ट मार्क्स पे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है पिछले साल उस पे आपको करना। अगर आपको ये चाहिए जानकारी तब जरूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि हाँ किस यूनिवर्सिटी में कितना कितना पे कट ऑफ लगा था पिछले वर्ष। हालांकि एक वीडियो मैंने कट ऑफ एनालिसिस डाला था, वो भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यही है कॉपी ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन। जब पार्टिसिपेट करेंगे ना काउंसलिंग में, उसी का नाम है एडमिशन एप्लीकेशन, जो होगा उसका आपको फोटोकॉपी एक चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए। अब ये बात आते हैं ना कि जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कब दिखाएंगे, तो जब काउंसलिंग में आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, फिर मेल आएगा और उसमें लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस दिन आपको जाना है यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो ये सारे वो चेक करेंगे, है ना। एनटीए आपको चेक नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी वाले चेक करेंगे। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीज। अब जहां से पढ़े लास्ट, लास्ट कहां है आपका, बैचलर हो सकता है या हो सकता है कोई और डिग्री हो, तो जो लास्ट है, जैसे मतलब हो कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर अब उनको मन कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो फिर से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जहां लास्ट स्टडी आप किए हैं अभी तक, वहां से आपको माइग्रेशन लेना है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन में से अब कहीं मास्टर डिग्री में आपने एडमिशन कराया होगा तो ग्रेजुएशन वाला तो दे दिया होगा माइग्रेशन, तब तो एडमिशन हुआ होगा। ये इसलिए माइग्रेशन लेते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप माइग्रेट कर गए इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में, और उस पर लिखा रहता है कि ये बच्चा जा रहा है वहां पे, ये स्टूडेंट, उसका नाम लिखा रहता है कि ये जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अब वहां पढ़ेगा, इस तरीके से उसमें लिखा रहता है। तो ये होगा एक लीगल बात है। तो टीसीसी को बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट अलग से मिलता है और माइग्रेशन ये अलग से मिलता है। तो दो चीजें चाहिए, इसीलिए 7 और 8 मैंने नाम दे दिया है। तो ये माइग्रेशन पे आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कोई अपीयरिंग में दिया है तो उसको लेट हो सकता है, उसका सब कुछ आया ही नहीं है, माइग्रेशन भी नहीं मिला है, तो क्या होगा कि कुछ जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे ना ऑफलाइन, तो इसमें से जो नहीं रहेगा, जैसे मान लो माइग्रेशन नहीं रह सकता है क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी अगर लेट रहेगा तो ये नहीं मिला, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिला, या ये मार्कशीट नहीं मिला, तो ये सारा चीज ना वहां जाकर आपको टाइम दे देते हैं थोड़ा दिन, कि हाँ चलो 1 महीना 1.5 महीना आपको टाइम दे देते हैं जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे। लेकिन वो जो टाइम देंगे ना, उस 1-1.5 महीना में जो भी टाइम आपको देंगे, हालांकि आपसे ही पूछा जाता है कि आप कितना दिन में दे देंगे, तो 1 साल बाद, ऐसा नहीं, 1-2 महीना ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आप टाइम ले लेते हैं और उसी टाइम के अंतराल में आपको फिर से यूनिवर्सिटी से लेकर के और जमा करना होता है ना। तो ये सब वो नहीं करना। अगर मान लो कि आपका खत्म हो रहा है ये, अब वहां से वेरिफिकेशन से पहले ही आपको पता चल जाए, सब यूनिवर्सिटी आपको इशू कर दे रहा है, तो आप सब कुछ करा लीजिए ताकि वहां जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये आपको कॉलेज से लेना है जहां आप लास्ट स्टडीज कर रहे हैं, मतलब बीए कर रहे हैं, मान के चल रहा हूं, तो बीए वाले कॉलेज से आपको लेना है। उसके बाद क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCL EWS PWD और DP। अब देखिएगा जो सेंट्रल लेवल पे जो कैटेगरी चलता है वो यही चलता है ना, OBC NCL। अब बिहार में तो EBC भी होता है, तो वो यहाँ नहीं लगेगा, आपको OBC NCL बनवाना है ना, OBC NCL। तो कई यूनिवर्सिटी लिखी है कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, सब जगह एक ही बनता है ना। वो फॉर्मेट अलग अलग, कुछ लोग बोले हिंदी में लिखा रहता है, कुछ लोग बोले इंग्लिश में लिखा रहता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको लगाऊंगा स्लाइड तो आप देख लेना कि इसमें मैं जो EWS फोटो है,
तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में और हिंदी में, एक ही रहता है, इंग्लिश में रहे हिंदी में रहे जो भी रहे, आप ब्लॉक से जब बनवाएंगे तो वो देंगे, तो आपका ये इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यही है ईडब्ल्यूएस, है ना। तो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है आपको एक बनवा लेना है। हिंदी में लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक से वो बना के दे रहा है, वही है ईडब्ल्यूएस। कोई स्ट्रेस नहीं ले। मैं खुद परेशान हो गया था कि सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाएंगे। वहां पूछता था, वो बोलता भाग वहां से, सरकारी वाले तो सुनते नहीं, ये भी बात है। तो बाद में उसने बताया कि तुम जाओ, दिक्कत होगा तो आना, फिर वो टाइम देंगे ना, तो हम इसी विश्वास पर चले गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, बीएचयू, 2 जगह मैंने वेरिफिकेशन कराया। पहले सीयूजी में हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में, तो वहां और बीएचयू में कराया, कहीं दिक्कत नहीं हुआ, वो हिंदी में ही लिखा है। तो ये आपको करा लेना। आप किस कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपको जनरल मान लिया जाएगा, है ना, तो इसलिए चाहिए, जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा? ये जो आप जिस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, लास्ट आप जैसे ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसी में लिखा रहता है ना, आचरण उत्तम, है ना। भले आप कितना भी खराब है, लेकिन उत्तम लिखा रहता है, लिखा होना भी चाहिए। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ही मिलेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, पटना में है या कोई दूसरे यूनिवर्सिटी को भी लेते हैं, मैं पटना ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना में है, बिस्कुमान वन, अब तो चला गया है नालंदा में, नालंदा जिला चला गया है उसका ब्रांच। तो ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो ओपन यूनिवर्सिटी में तो क्लास लगता नहीं है, इसलिए वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो क्या करना है, मैं बिहार से हूं, इसलिए मैं बिहार के बारे में बता रहा आपको। ये आप जहां भी हो वहां पता कर लीजिएगा, जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे जाना है और उनको बोलना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। पुलिस स्टेशन का नाम सुन के आपको परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है ना। जाएंगे वहां, बोलेंगे हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, वो बोलेंगे अप्लाई किए हो, तो कहीं आप कहोगे नहीं, तो अप्लाई कहेंगे कर लो, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, साइबर वाला से करवाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, सर्विस प्लस पे होता है। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, फिर वहां जाकर जमा कर देना है। ये जो चौकीदार होते हैं उनसे साइन भी करवाना होता है, उसके बाद वहां जमा कर देना होता है। वो कुछ दिन टाइम देते हैं, 2-4 दिन, है ना। हालांकि उसका ऑफिशियल तो कुछ समय ज्यादा रहता है। उसके बाद आपको खुद फोन करेंगे, हालांकि वो करते नहीं है, वो बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन आपको 1-2 बार जाके पूछ लेना है, बना रहेगा आपको दे देंगे। मतलब 5-7 दिन आप मान के चलिए कि इसमें लगता है। तो ये चीजें रखिए। पेमेंट स्लिप, पेमेंट स्लिप क्या है, आप अब तो ऑनलाइन सब चल रहा है, तो अब मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो गया। अब ये ना सोचिए कि भाई बीएचयू का है, चलो जेएनयू ही मान लेते हैं, जेएनयू बीएचयू ड्यू, जहां आप चाहते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी आप खुद सोच लीजिए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया। तो पेमेंट करने का ना, फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा वहां, है ना, जहां से ऑनलाइन करेंगे आप, आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट किए थे तो आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ है, वहां जब लॉगिन करेंगे तो वहां दिखाएगा कि पेमेंट कीजिए, तो आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे तो स्लिप जनरेट होगा। वो स्लिप का फोटो कॉपी, मतलब स्लिप का कॉपी निकलवा कर लेके जाना रहता है वेरिफिकेशन के दिन, तो ये आपको ही देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइंड मेडिकल डिक्लेरेशन एफिडेविट। ये कुछ यूनिवर्सिटी लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। बीएचयू नहीं लेता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात भी नहीं लिया था, बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो लेते हैं। जैसे हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये लिए हैं पिछले साल। हालांकि ये भी कट ऑफ जारी नहीं किए थे, लेकिन ये बाकायदा उन्होंने जो कट ऑफ जारी कर रहे थे ना, उसके नीचे ये सारा चीज लिख रहे थे कि ये चीज हमें चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उसने ही मांगा था, मेडिकल डिक्लेरेशन भी मांग दिया था। और यूट्यूब पर कई जगह हल्ला होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप जाएंगे सदर अस्पताल, ऐसे हम खुद परेशान हो गए थे। छपरा सदर अस्पताल से मैंने पूरे दिन भर चक्कर लगाने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए और उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास समय है, आप नजदीक रहते हैं, है ना, ये सरकारी से ही चाहिए, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो डॉक्टर होगा ना आपका चेक करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखना होता है। अब लिखते नहीं वो लोग, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर बनवा सकते हैं तो मेडिकल डिक्लेरेशन बनवा लीजिए। और एफिडेविट का मतलब होता है कि हाँ, मेरा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स का साइन होता है। तो ये भी कोर्ट से ही बनता है। तो आप किसी वकील को पकड़ेंगे, वो तो बैठे रहते हैं कि हाँ लाओ लाओ हम बना देते हैं, तो कुछ पैसा लेंगे वो बना देंगे। तो आप देख लीजिए कि ये जरूरी ज्यादा नहीं, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा नीचे लिखा है। बीएचयू में इसकी जरूरत नहीं है ना। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के बारे में मैं जानता हूँ, वहां जरूरत है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जरूरत नहीं पड़ता है ना। कुछ यूनिवर्सिटी हैदराबाद को ले लेते हैं, तो वो कहा था इसलिए वो
आपको ले जाना चाहिए अगर वहां आप टारगेट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने नहीं बनवाया और वेरिफिकेशन के दिन पहुंच गया, वो बोल रहे हैं कि आप तो दिए नहीं, तो आप अंडरटेकिंग डाल देंगे कि हाँ मैं 1 महीना में उपलब्ध करा दूंगा। तो आप ये नहीं भी बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस कहता है कि इसका यूज ज्यादा नहीं है, बेमतलब का काम है ये चीज होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ग्रेजुएशन, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का दिखा देंगे ना मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो माना जाएगा कि 10 12 तब किए ही हैं, लेकिन वो देखते हैं। ठीक है, तो ये करना है आपका। ये एप्लीकेशन स्कोर कार्ड तो मोस्ट है, उसके बाद ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन ये आपको लगेगा ये सर, और उसके बाद आप किस कैटेगरी से है वो लीजिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, जो ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, है ना। अगर हम जब मैं 23 में दिया था तो उसमें यही बात लिखा था, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ये पिछले साल था। लेकिन इस साल क्या होगा 24, क्योंकि आपका जो जिस दिन वेरिफिकेशन होता है ना, मान लो कि वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को वो वेरिफिकेशन कर रहा है, तो वो किस फाइनेंशियल ईयर का है। अब ईडब्ल्यूएस आप बनवाए हैं तो फाइनेंशियल ईयर देखेगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर का जब अगर आपको देखेगा तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो आपको इस बीच का होना चाहिए ना। तो ये 2024 का आपको चाहिए, क्योंकि 8 सितंबर 2024 को आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो इसी बीच का चाहिए। ठीक है, तो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर आप पहले बनवा लिए हैं तो फिर बनवा लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो स्पेशली ये लेते हैं, जब मैं वेरिफिकेशन बीएचयू में करा रहा था तो वो देख रहे थे, हाँ 1 अप्रैल का है ना, ठीक है, उसमें मेंशन था। ठीक है, तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, और जितना हो सकता है कॉन्शियस होके आप सारा बनवाते चलिए, और एकदम रिलैक्स रहिए। जब तक आपका स्कोर कार्ड आ रहा है, एनटीए जब तक दे रहा है, तब तक आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये तो करना ही है, साथ में ये करना है, चेक एलिजिबिलिटी थ्रू ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटीज। जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं आपके, जितने आप सोच सकते हैं, सारे यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड करती है अपने साइट पर कि हम इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं, और उस सब्जेक्ट में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्या है यूनिवर्सिटी अपना से देता है। बीएचयू का मैं आपको बता रहा हूं, बीएचयू का ये एलिजिबिलिटी है कि यदि आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से भी किए हैं, बीए आपको पॉलिटिकल साइंस से ही किया होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। ये चेक करने आना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। दिक्कत होगा आप बताइएगा, कमेंट कीजिए, किसी भी लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी दुख होगा मैं आपको यथासंभव या तो टेक्स्ट मैसेज में या वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस किए हैं तो ही बीए इन पॉलिटिकल साइंस किए हैं तो ही एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। अगर बीए इकोनॉमिक्स से आप किए हैं तो ही आप एमए इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है बीएचयू। बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू जो कहता है, जेएनयू का कहानी है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ के आए हैं, डांस करके आओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एनटीए एग्जाम लिया है, पॉलिटिकल साइंस से तुम्हारा स्कोर कार्ड में नंबर दिखा, हमारे साइट ने तुम्हें मेल किया है, अब तुम आओ एडमिशन लो। पहले क्या किए हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ज्यादा दुख नहीं देता। ड्यू की बात करते हैं, ड्यू भी सेम ही है, आप कहां से किए हो उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो पीछे का हिस्ट्री लेके चलते हैं, है ना। बीएचयू लेकिन अपने संस्कृति को बचा के रखा है, उसको लेके आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अभी क्या हुआ है, जो नेशनल अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कई लोग बोल देते हैं, हालांकि वो नेशनल है। तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो न्यू वाला है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, साथ में मैथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जेएनयू ड्यू ये सब ठीक कर रहे हैं कि पहले सब कुछ भी पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हो, ये अभी आपका नंबर आया है ना, एडमिशन ले लो। लेकिन बीएचयू कहता नहीं, साइंस से हो, साइंस से अगर इंटर किए हो तो ही आप बीएससी कर सकते हो। मतलब आप फिजिक्स, फिर अगर इंटर में आपका फिजिक्स है तो ही आप बीएससी में फिजिक्स ले सकते हैं, है ना। सॉरी अगर समझने में कुछ दिक्कत हुआ हो तो ये चीजें है। लेकिन और सब यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है वो आपसे ये नहीं मांगती। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की बात करें तो वो तो सीधा लिखे हैं कि आपका बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से
बस आपका बीए होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। वो तो ये भी नहीं कहते कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन बीएचयू बाकायदा कहता है कि आपका बीए में 50% मार्क्स होना चाहिए। वो भी कैटेगरी पर भी डिफरेंट है, किसी से 55, किसी से 50, किसी से 45 ऐसे मांग रहे हैं, है ना। तो हर यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को देखना है और उसमें उसका अपना अपना एलिजिबिलिटी है। उसका ये भी है कि हाँ, आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपसे पर सेमेस्टर कितना रुपया लगेगा, सब कुछ लिखा होता है। तो जितने सारे यूनिवर्सिटी है, आप जहां जहां टारगेट लेना, आप जहां जहां फिल करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ स्कोर कार्ड आ जाएगा, मैं बीएचयू में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, तो बीएचयू के साइट पे जाना है, उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है और उसमें जो भी डिटेल है वो ध्यान से पढ़ना है। अभी क्या करना है आपको, बस ये चीज करते रहना है, डॉक्यूमेंट पे काम करना है, प्रोस्पेक्टस इसका देखना है और थोड़ा मूवी भी देखना है, रिलैक्स रहना है। अभी तो टेंशन लेके भी कुछ नहीं होगा, जो स्कोर कार्ड आएगा नंबर वही जो है वो होगा। अभी एकदम फ्री रहना है, दो काम आपको करते चलना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज समझ में आई है। आगे देखते हैं, जब ये सब चीजें आप चेक कर लेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमको किस किस यूनिवर्सिटी में करना है अप्लाई, कि हम इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए कि बीए आप इकोनॉमिक्स से किए हैं और सीयूटी पीजी का एग्जाम आप पॉलिटिकल साइंस से दिए हैं, सोच रहे हैं कि हमको यूपीएससी टारगेट करना है, ठीक रहेगा, जो भी टारगेट है कि हम अब पॉलिटिकल साइंस से पढ़ेंगे, तो बीएचयू आपका लगा दिया क्रॉस, यानी कि अब एलिजिबल नहीं है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पैसा वेस्ट हो जाएगा, है ना। कल ही मैं देख रहा था वो जो सारे क्वेश्चन का कमेंट्स का मैं एक वीडियो में जवाब दिया हूं, उसमें एक ने बोला भी था कि हमसे सब कुछ करवा लिए, पैसा वैसा भी जमा करा लिए और बाद में वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पीछे तो ये दूसरा सब्जेक्ट है इसलिए अब नहीं कर सकते। तो बीएचयू में ये होता है, ऐसा नहीं कि वो काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो कहेंगे नहीं, वो करवा लेंगे, 300 रुपया उनका काउंसलिंग चार्ज लगता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना चार्ज है। एग्जाम्पल के लिए जो बीएचयू है 300 रखता है, सीयूजी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात वो 100 रुपये पिछले साल रखा था, पंजाब वाला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है 500 रखा था, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 500 रखे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थिंक, मैं जितना सोच पा रहा हूँ, हमें जितना याद आ रहा है, वो 250 रखा था, जेएनयू का भी कम था, 250 या 200 था, है ना। तो ये चीजें था। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है यूनिवर्सिटी है, वो 200 रुपया रखा था शायद। तो इस तरह से हर यूनिवर्सिटी का अपना कुछ पैसा लगता है और उसका पार्टिसिपेट हो जाएंगे, आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो पेमेंट तो आप ही को करना है, पेमेंट तो कर दीजिएगा, फिर जाइएगा वेरिफिकेशन कराने, उस दिन कहेंगे नहीं तो फिर आप कैंसिल करो, फिर पैसा रिटर्न आएगा, इसमें बहुत समय लग जाएगा, है ना। रिटर्न आता है पर बहुत मुश्किल होता है, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं, जब ये चेक कर लेंगे एलिजिबिलिटी कि हाँ हमको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई काउंसलिंग करना है, तो आपका नाम हो जाएगा, आप पहले से लिख लेंगे कि हाँ हमको यहाँ यहाँ करना है। जब ये चीजें हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस, आपका ये शुरू होगा। वो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना जो साइट है वो लाइव करेंगे कि हाँ आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या करना है, उसके बाद करना है विजिट रेगुलरली ऑन साइट्स ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज, जहां पार्टिसिपेट किए हैं जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी के साइट को बार बार देखते रहना है। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है आपको चेक करना है। अब ये यूट्यूब वाले के भरोसा पे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मान लो कोई नेहरू का कर रहा होगा, है ना, नेहरू ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, हिल यूनिवर्सिटी है। तो अब क्या होगा कि इसका किसी ने नोटिफिकेशन का कुछ दिया ही नहीं जिक्र, और आप यूट्यूब के भरोसे पड़े हैं तो पड़ जाइएगा फेर में, है ना, तो आपके साथ खेल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको साइट्स हर यूनिवर्सिटी जिसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं उस यूनिवर्सिटी के साइट को रेगुलरली चेक करते रहना है। दूसरी बात, चेक रेगुलरली योर मेल, ये साइट पे कुछ भी अपडेट होगा ना, अगर आपका नाम उसमें सेलेक्ट होता है तो मेल भी आएगा आपके पास, तो मेल भी आप चेक करते रहिए, ये काम आपको करना है। तो ये आई थिंक आपको ये सारा चीज हो गया होगा क्लियर। कुछ भी दिक्कत है हमें जरूर बताइएगा। वन शॉट हम लोग इसको देख लेते हैं, आफ्टर सीयूटी पीजी एग्जाम व्हाट टू डू। इसमें आपको करना है फोकस ऑन डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम बीत गया है, अब डॉक्यूमेंट्स पर फोकस कीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, केयरफुली देख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी थ्रू ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटीज, जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए, उसके जो भी टीएनसी है, एलिजिबिलिटी है, पढ़िए समझिए कि हाँ हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
जब आपको सब कुछ पता हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद क्या करना है, जहां जहां पार्टिसिपेट किए हैं उस साइट को बार बार चेक करते रहना है। तो आपको साइट को चेक करते रहना है और अपने मेल को भी देखते रहना है। कुछ भी दुविधा है तो आप क्या करिए, कमेंट कर दीजिए, किसी भी लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं आपका उत्तर जरूर दे दूंगा। और हमारे ही चैनल पे, मतलब हम सबके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो आप सबको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया। तो अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो जय हिंद, जय भारत।